हेलो स्टूडेंट्स, न्यू लाइट प्रयास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने पेपर की तैयारी भी कर रहे होंगे। और साथ ही साथ आपका ये जो एग्जाम हुआ था सेमी मेजर टेस्ट क्लास 11 फाउंडेशन का टेस्ट नंबर 7 आप सभी का बहुत बढ़िया गया होगा और ऐसे ही आप आगे के टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो ये टेस्ट एक तरह से देखा जाए तो आप जितना भी पढ़ते आ रहे हो वो सबका रिवीजन था, है ना। सारे चैप्टर्स आपके आ रहे थे अब तक के, तो इसीलिए इसे सेमी मेजर टेस्ट बोला गया। क्लियर है? चलो तो इसी टेस्ट का पेपर डिस्कशन करते हैं। आज हम लोग पूरे 50 क्वेश्चंस का, जो कि स्टार्टिंग है 51 क्वेश्चन से, तो यहाँ पर हम लोग पेपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अपने मिशन को नहीं भूलना है। हमारा मिशन है नीट 2025, जिसमें हमारे सर का मानना है और हम सब का मानना है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी मिशन के साथ आगे बढ़े। चलो भाई जल्दी से इसी मिशन के साथ आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, सब लोग क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, और फटाफट सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं, कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस भी लगा दें। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए पहले क्वेश्चन के साथ। देखो सारे चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एज अ रिवीजन समझो इसे। तो हम लोग फटाफट इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, चैप्टर नंबर 1 मूल कंसेप्ट से रिलेटेड है, जिसमें टॉपिक जो हमारा है कौन से टॉपिक से पूछा गया है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। तो आपको बताना है ये कौन सा लॉ है जो यहाँ पर हमें बता रहा है, ये कौन सा लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। पढ़िए क्वेश्चन, बोल रहा है इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट एंड कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, ठीक है, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो ये जो लॉ है, ये लॉ आप पढ़ चुके हो। ये किस लॉ को इन चार लॉ में से रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शंस, ठीक है। सेकेंड कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थर्ड कह रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। फोर्थ कह रहा है एवोगाड्रोस लॉ। तो अब जल्दी से पहचान लो भाई, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। If two elements can combine to form more than one compound, ठीक। अभी कह रहा है masses of one element, यानी कि किसी एक का मास अगर हम बात करें वो दूसरे के जो फिक्स्ड मास है उसके साथ क्या होते हैं, आर इन दी रेशियो विद होल नंबर, स्मॉल रेशियो। तो ये जो लॉ होता है ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस, है ना। पढ़ चुके हो 4-5 लॉज जो पढ़ा है आपने इसमें, इस टॉपिक के अंदर। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, समझ में आ गया इतना सभी को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, यानी कि ये क्या कह रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट 52 नंबर का क्वेश्चन, ये भी सेम उसी चैप्टर से है। ये बोल रहा है गिवन दैट द एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स के आपको कुछ यहाँ पर परसेंटेज दे रखे हैं। आइसोटोप किसका दे रखा है बताओ जल्दी से, आयरन का। आइसोटोप समझते हो क्या होता है? आइसोटोप सभी को क्लियर है ना, यानी कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तभी इसका नाम क्या है, आइसोटोप्स। आइसो का मतलब होता है सेम, टोप्स का मतलब होता है प्लेसेस, यानी कि उनकी जगह, जिसे हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। अब ये बताओ यहाँ पर आयरन के आइसोटोप्स दे रखे हैं, देखो जिनमें जो ए है एटॉमिक नंबर है वो डिफर कर रहा है, एटॉमिक नंबर डिफर कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि ये हमें जो फर्स्ट वाला है वो 5% मिलता है, ठीक है, सेकेंड वन इज 90%, थर्ड वन इज 5% रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है द एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज। तो जब हमें बहुत सारे आइसोटोप्स दे दिए जाते हैं एक ही एटम के, तो उसका एटॉमिक मास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनके परसेंटेज वाइज जो भी है उसे मल्टीप्लाई करते हैं और हम देन फाइंड करते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ फटाफट। फर्स्ट वन के लिए अगर हम बात करें तो अगर आप लिखोगे फर्स्ट वन के लिए, तो फर्स्ट वन के लिए 54 और परसेंटेज कितना है 5, ठीक। फर्स्ट वन के लिए ये हो गया, देन प्लस करो, ठीक है, 56 है, ठीक है, इनटू ये कितने परसेंट है 90 है, फिर से प्लस करो, फिर ये कितना है 57 है, इनटू 5 है, ठीक। क्लियर, इतना समझ में आया? ये कैसे आया है, देखो ये जो वैल्यूज दे रखी हैं ए और उनके जो परसेंटेज गिवन है उनका मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इतना क्लियर हुआ सभी को? अब डिवाइड बाय 100, ठीक।
इसे सॉल्व करो फटाफट जल्दी से, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है, इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक, जल्दी से सॉल्व करो, क्योंकि जितने भी आंसर आप देख रहे हो एकदम नियरेस्ट हैं, तो आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी करनी है। फटाफट बताओ यहाँ पर क्या होगा, आंसर क्या होगा। जो आंसर आपको मिलेगा, देखो फर्स्ट वन तो आ जाएगा 270, ठीक, प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 5040, ठीक, फिर प्लस 285, ठीक है, क्लियर। तो इतना क्लियर हुआ सभी को। पहले में 270, 5040, 285 डिवाइडेड बाय 100। अब तो और भी आसान हो गया है ना। अब फटाफट कर लो, बता दो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बता दो फटाफट। ये जो आंसर आएगा वो आएगा 55.95। इट मीन्स जो आयरन का एटॉमिक मास होगा वो 55.95 होगा। ठीक, ऑप्शंस में देखो तो सेकंड ऑप्शन ही हमें राइट ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53 नंबर का क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो इसे जल्दी से। 53 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमारे चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो ये कह रहा है द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पर मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स ऑफ यानी कि मोल, ठीक, डिवाइडेड बाय सॉल्यूट के जो मोल्स होते हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यही तो पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मोल्स पता होने चाहिए। मोल्स कैसे पता करोगे, NaCl दे रखा है 5.85 ग्राम डिवाइडेड बाय NaCl का मास क्या हो जाएगा, अगर आप निकालोगे तो बन जाएगा 58.5। ठीक है, क्लियर। कैसे निकालोगे NaCl का, तो सभी को पता है ये कितना हो जाएगा 23 प्लस 35.5, तो ये हो जाएगा 5 और 8 और ये 58.5 आ जाएगा। ठीक है, जिन्हें नहीं समझ में आया वो यहाँ से भी देख सकते हैं। अब मोल्स निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक, सॉल्व करोगे तो 0.1 मोल। अब आपके पास N की वैल्यू है और आपके पास वॉल्यूम भी है, लेकिन वॉल्यूम मिलीलीटर में है। देखो वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो लीटर में कन्वर्ट कर लोगे, इजी है। ठीक, 500 को जब लीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.5 बन जाएगा। अब मोलैरिटी फाइंड आउट कर लो। ठीक, कैपिटल M क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5, कितना आ गया बताओ, ये आ गया 0.2। ठीक है, कितना आ गया 0.2 आ गया। समझ में आया, क्लियर। तो 0.2 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो फटाफट मिलाओ, ये आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए थर्ड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इफ 500 ml ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज। तो अब देखो यहाँ पर दो मोलैरिटीज दे रखी हैं। ठीक, आपको एक मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर सबसे सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा आपका M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। देखो यहाँ पर M1 आपको दे रखा है कितना है 5, M1 दे रखा है 5। ठीक है, V1 आपको दे रखा है 500। ठीक, V2 नीचे ले आओगे तो बन जाएगा 1500 और M2 आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्व कर लो, M2 की वैल्यू क्या आएगी जल्दी से बताओ, M2 की वैल्यू क्या आएगी, इसे सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, बताओ क्या आ जाएगी M2 की वैल्यू। बहुत सिंपल है, कितनी आ जाएगी 1.66। ठीक, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन फिर यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 54 डन। चलो 55 नंबर का क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, मार्क द स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग दैट कंटेन्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, तो ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, जहां पर मास ज्यादा होगा उसी का ही नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो जाएगा। ठीक, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करें। अब नेक्स्ट अगर यहाँ पर अगर आप मैन्युअली सॉल्व करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, यहाँ पर मोल्स निकाल लो। तो मोल्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, N ग्राम यानी कि दे रखा है,
कितने ग्राम दे रखा है, 4 ग्राम दे रखा है, डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 1 आ गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करोगे, यानी कि क्या बोल रहे हैं, हाँ नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए भी एक नेक्स्ट फॉर्मूला आप पढ़ते हो N/Na। ठीक, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए ये लॉन्ग टर्म वे है, समझ लो फिर ट्रिक अप्लाई करते जाना। ठीक है, तो किस तरह से किया यहाँ पर सॉल्व, ये 1 हो गया और यहाँ पर हमें यही फाइंड आउट करना है तो ये Na आ गया। ठीक, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, Na हो गए। सेकेंड वन के लिए सेम ऐसे ही करोगे, 46 डिवाइडेड बाई 23 क्यों, इसका मास हो गया। n यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2Na हो गया, ये लिख सकते हैं ना, समझ आ रहा है। नेक्स्ट इस थर्ड वन के लिए करो तो ये कितना हो जाएगा, 0.40 डिवाइडेड बाई 40 होता है कैल्शियम के लिए, कितना आ गया 0.01 आ गया। अब ये 0.01 आ गया तो इसको एटम्स में कन्वर्ट करोगे तो 0.01 Na हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो 3 में अगर देखो तो अभी तक सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका है, सेकंड वन का। फोर्थ वन पर आते हैं, 12 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 4 हो गया, कितना आ गया 3 आ गया। इट मीन्स ये कितना हो गया, 3Na हो गया, 3Na हो गया, समझ में आया। इट मीन्स ये सबसे ज्यादा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया सभी को इतना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ वन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर इज। तो आपको यहाँ पर मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैलिटी क्या होती है, सेम मोलैरिटी की तरह होती है, बस वहां पर हम सॉल्वेंट का वेट यूज कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट का वेट यूज करते हैं इन केजीज, और ऊपर क्या यूज होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकालोगे जल्दी से बताओ। n आपको निकालना है, सेम वही प्रोसेस। 18.25 आपको दे रखा ऑलरेडी। HCl के लिए क्या हो जाएगा, HCl के लिए जिन्हें नहीं पता है वो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 35.5 होता है, तो ये हो गया 36.5। ठीक, तो डिवाइड कर दो 36.5 से, ये 18.25 है, कितना आ जाएगा, जल्दी से डिवाइड करो और बताओ, फटाफट बताओ कितना हो जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करो और बताओ कि क्या होगा यहाँ पर आंसर। ये हो जाएगा आपका 0.5। ठीक है, कितना हो गया, ये 0.5 हो गया। ठीक, n कितना आ गया 0.5। मोलैलिटी के फॉर्मूले में रख दो, 0.5 ये दे रखा है और ये 500 ग्राम दे रखा है, हमें चाहिए किसमें, केजी में चाहिए, तो 500 यहाँ पर इंटू 1000 कर दो। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो मोलैलिटी आपको फाइंड आउट हो जाएगी। मोलैलिटी का आंसर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ फटाफट, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सेम आ जाएगा, 5 बन जाएगा, तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ। अब देखो बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, कहेंगे 1 तो यहाँ पे भी है, 1 तो यहाँ पर भी है, मार्क कर देंगे जल्दबाजी में। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दबाजी तो नहीं करनी है, ये 1 मोलर ये मोलैरिटी है, कैपिटल M इज मोलैरिटी, स्मॉल m इज मोलैलिटी। पूछा क्या गया है, मोलैलिटी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना और बहुत जल्दबाजी में ऑप्शन को टिक नहीं करना है। तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। सेकेंड टिक करके तो नहीं आए हो कोई भी, एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। 56 का फोर्थ नंबर का ऑप्शन यहाँ पर क्लियर होता है। ठीक है, राइट आंसर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन, 57 नंबर का क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है। पढ़ो असर्शन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक, यानी कि ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 2 मोल अमोनिया में, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया में इज इक्वल टू द नंबर ऑफ 4 मोल ऑफ मिथेन, यानी कि 4 मोल मिथेन में जो मॉलिक्यूल के नंबर है वही सेम नंबर 2 मोल ऑफ अमोनिया में है। इजंट इट। ठीक, ऐसा होता है, आपको लग रहा है, आप देखो इसे सॉल्व भी करोगे तो ये सेम नहीं आएगा, असर्शन ही गलत है। असर्शन क्या है, गलत है ना। नंबर ऑफ मोल्स अगर आप निकाल लोगे मॉलिक्यूल्स वही सेम फॉर्मूला यूज करके, n आपको पता ही है n/Na से। ठीक, Na भी पता होता है आपको, n मॉलिक्यूल, आयन, एंटिटी सब कुछ होता है, आयंस वगैरह,
तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, तो ये आपको सेम नहीं मिलेगा। जब ये सेम नहीं है तो इसका रीजन क्या कह रहा है, बोथ आर केमिकली सिमिलर स्पीसीज, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, दोनों केमिकली सिमिलर स्पीसीज नहीं है, दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। तो यहाँ पर हमारे जो आंसर होगा वो असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, और ये दोनों कहीं से भी एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो आंसर होगा बोथ ए एंड आर फॉल्स। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, समझ आई यहाँ तक की चीजें सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है मैच द फॉलोइंग। आपको दो कॉलम्स दे रखे हैं, कॉलम 1 कॉलम 2, इन दोनों को मैच करना है बहुत ही अच्छे से। देखो यहाँ पर क्या करना है, अगर एक मैच में आप बहुत श्योर हो कि इसका आंसर परफेक्टली यही होने वाला है तो आप ऑप्शन को क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक, कैसे, देखो फर्स्ट ऑप्शन चेक करो। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, यहाँ पर कुछ आपको वैल्यूज दे रखी और यहाँ पर मोल्स दे रखे हैं उनके रिस्पेक्टिव। क्लियर। तो यहाँ पर ए की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है 88 ग्राम ऑफ CO2। ठीक, 88 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मोल्स होंगे, तो आपको पता है मोल कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल तरीका। 88 ग्राम दे रखा है, इसका क्या होता है 44 होता है, इट मीन्स ये आ गया 2 मोल। ठीक, अब देखो 2 मोल इनमें से कहां पर है, 2 मोल है ए का सेकेंड। अब हमें फर्स्ट मिल गया, हम श्योर भी हो गए हैं कि 2 मोल होगा। ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं, ए में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 2 के साथ जा रहा है, तो ए में यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है जो 2 के साथ जा रहा है, तो इट मीन्स हमारा यही ऑप्शन राइट है। क्योंकि देखो और सब जगह 2 नहीं है, 1 है, 1 है, 4 है, तो हमें एक ही बार में ये आंसर मिल गया। अब हमें सबको सॉल्व करने के लिए ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हमारा टाइम क्या हुआ, बच गया, है ना। तो कभी कभी थोड़ी सी चीज़ें हमें लॉजिकल भी कर लेनी चाहिए। क्लियर। तो फर्स्ट विल बी द राइट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, नोट डाउन कर लो इसे जल्दी से। इसी तरह आप चाहते हो निकालना तो ये भी निकाल सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। ये बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड X इज 1.25 ग्राम ml-1। अभी कहना है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैलिटी के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है उस सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड इज 85 ग्राम। अब बताओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डेंसिटी आपको दे रखी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मोलैलिटी के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है जिसमें डेंसिटी हम यूज करते हैं। क्या होता है, क्या होता है जल्दी से बताओ, 1000 इंटू m। ठीक है, 1 दे रखा है। क्लियर। और अपॉन में फिर से 1000 हो जाता है, इंटू d, 1000 इंटू d माइनस m। ठीक, क्लियर है, इतना सभी को समझ में आया। चलो भाई, ठीक है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर दो, फटाफट वैल्यूज पुट करो, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा, डेंसिटी आपको दे रखी है कितनी, 1.25 दे रखी है। ठीक है, ये दे रखी है ना 1.25, तो सॉल्व करो इसे, 1.25 हो जाएगा, इनटू आपको ये भी दे रखा है, वेट जो है 85 दे रखा है ना, देखो ये कितना दे रखा है, 85 दे रखा है। इन वैल्यूज को पुट करो जल्दी से, जब आप पुट करोगे तो आपको मोलैलिटी कुछ मिल जाएगी। जल्दी से बताओ सॉल्व करके क्या मिलेगी मोलैलिटी, आपको जो आंसर मिलेगा वो लास्ट ऑप्शन मिलेगा 0.858। ठीक है, ये मोलैलिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया इतना। चलो नेक्स्ट, यहां तक की चीजें सभी को क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो अच्छा, यहां पर अगर ये मोलैलिटी की बात हो रही है ना, तो यहां पर सब जगह स्मॉल m कर लो। ठीक है, स्मॉल m कर लो। क्लियर। चलो नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 2.1 ग्राम ml-1, देन द मास ऑफ 2.5 ml सॉल्यूशन इज करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज। अच्छा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व तो करना ही करना है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी यूज करना है। जो जितने भी आपको रूल्स बताए गए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, उनका भी यूज आपको करके राइट आंसर तक
पहुंचना है। तो बताओ जल्दी से, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा एक आपने पढ़ रखा है, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, पढ़ रखा है ना। डेंसिटी आपको क्या दे रखी है, देखो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 2.15 इनटू आपको मास कितना यहाँ पर दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, मास ऑफ द, हाँ मास ऑफ द दिस सॉल्यूशन इज 2.5, ये आपको ml में, ये क्या दे रखा है, ये आपको वॉल्यूम दे रखा है। मास फाइंड आउट कर लो, मास फाइंड आउट करोगे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। जब आप सॉल्व करोगे इसे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5.3 समथिंग, 37 समथिंग मिलेगा। तो 37 है यानी कि 5 के बाद है, तो हम 5.4 लिख सकते हैं उसे, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 5.4 लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, यानी कि 60 का कौन सा आंसर हमारा सही होता है, थर्ड आंसर सही होता है। चलो नेक्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन, इन मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट स्टैटिक चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप्स हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय शाइनिंग एक्स-रेज इफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप इज 1.282 into 10 to the power minus 18 कूलाम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन इट। ठीक, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, Q इज इक्वल्स टू Ni, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन का हमारा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और ये हमारा जो चार्ज दे रखा है तो कितना हो जाएगा 1.282 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। एन यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे, तो जल्दी से बताओ एन फाइंड आउट कर लोगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, ये माइनस का होगा। ठीक, ऐसे एज सच कुछ यहाँ पर सिग्निफिकेंस तो नहीं है साइन की, बट स्टिल अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी। एन की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी 8, ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पर आपको डायरेक्टली मिल जाएगी 8। इसे जब सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पर वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 8 मिल जाएगी, ठीक है, समझ आया। 61 का सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट 62, बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन लिथियम, ठीक है, जहां पर एटॉमिक नंबर 3 है और एटॉमिक मास 6 है रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये सीक्वेंस नहीं भूलना है। सभी ने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, एटम कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब देखो ये होता है न्यूक्लियस, ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चक्कर लगा रहे होते हैं। इतना बेसिक तो सभी का क्लियर है, ठीक है, इतना सभी का क्लियर है। अब यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनका जो हमारा एडिशन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का एडिशन एटॉमिक मास हो जाता है, ठीक। और जो प्रोटॉन्स के नंबर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर हो जाता है, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर लिथियम पर कोई चार्ज तो है नहीं, सिंपल लिथियम की बात हुई है, 3 और 6। तो यहाँ पर 3 क्या है, Z है, इट मीन Z बराबर P, Z बराबर E, ठीक। तो यहाँ पर हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबर पता चल गए, कितने हैं, 3, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करोगे, A इज इक्वल्स टू P प्लस N, ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, इस चैप्टर में भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है। तो A आपको पता है 6 दे रखा है, प्रोटॉन्स अभी आपने काउंट कर लिया 3 है, प्लस N, तो N यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। इट मीन्स तीनों वैल्यूज 3 3 3 हो गई, यही हमारा राइट कॉन्फ़िगरेशन बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 4th one विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है, 3 3 3, 4th one विल बी द राइट ऑप्शन। डन, चलो नेक्स्ट, समझ में आया इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ, सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस, सारे एग्जाम्पल्स, आपको सब कुछ एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है।
चलो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1400 किलोहर्ट्ज। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बोल रहे हैं कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ट्रांसमीटर। तो आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बताओ जल्दी से। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, लैम्डा इज इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू। ठीक, तो सी आपको दे रखा होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दे रखी है, 1400 किलो हर्ट्ज दे रखी है, 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, समझ आया इतना यहाँ तक, तो कन्वर्ट कर लो, जल्दी से फाइंड आउट करो क्या हो जाएगा ये, जल्दी से फाइंड आउट करो। ये देखो ये 2 और मिल गए, और इसको अगर सॉल्व करना है 10 टू द पावर 8, और यहाँ पर ये हो गए 10 टू द पावर, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 10 टू द पावर 8 माइनस का 10 टू द पावर 5 ऊपर चला गया। कैसे, 2 ये 3 ये है, प्लस में हुआ, 5 ऊपर गया, माइनस हो गया, बचा क्या है नीचे 14। सॉल्व कर लो इसे जल्दी से, यहाँ 3 बचेगा 3। जब ये 3 बचेगा तो ये भी कोई ना कोई वैल्यू को कंसीडर कर रहा होगा, तो जब इसे सॉल्व करोगे आंसर अपने आप पता चल जाएगा। क्या होगा जल्दी से बताओ इसका आंसर, फटाफट बताओ आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैम्डा आएगा आपका 0.214 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक, 0.214 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक, जब आप लैम्डा अच्छे से काउंट करोगे तो आपको मिल जाएगा 4th one 214। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 214। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 63 नंबर तक ये क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए जल्दी से फटाफट, यहाँ तक की चीजें अच्छा समझ में आ रही हैं सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, क्या हो जाएगा 64 नंबर का क्वेश्चन। पढ़ो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कैलकुलेट अ वेवलेंथ ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वेवलेंथ दे रखी है, काउंट क्या करना है, वेव नंबर काउंट करना है। वेवलेंथ आपको दे रखी है 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो बहुत आसान है, क्या करोगे यहाँ पर, वेव नंबर के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लैम्डा, क्या कर दोगे यहाँ पर 1 अपॉन 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक, कन्वर्ट करो, फाइंड आउट करो, यहाँ पर आंसर आपको क्या मिल जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर 4th one 17.24 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है, क्लियर, एंगस्ट्रॉम में मीटर में कन्वर्ट करोगे आपको ये आंसर मिल जाएगा। डन। नेक्स्ट 65 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द एनर्जी ऑफ 2 मोल ऑफ फोटोन। ठीक, 2 मोल फोटोन के लिए हमें एनर्जी जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 7 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है 7 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, और हमें किसके लिए एनर्जी फाइंड आउट करनी है, 2 मोल फोटोन के लिए। किसके लिए, 2 मोल फोटॉन्स के लिए। ठीक है, बताओ जल्दी से, यहाँ पर 2 फॉर्मूले यूज होंगे। सबसे पहले क्या यूज होगा, सबसे पहले तो आप एनर्जी पूरी रिक्वायर्ड जो है वो कर लो। प्लैंक्स यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। म्यू आपको ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी 7 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। कैलकुलेट करो, ई कितना आ गया, जल्दी से कैलकुलेट करो इसे। ई कितना मिल गया यहाँ पर, ई कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 62। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 34। क्लियर है, अब बताओ जल्दी से वैल्यू बताओ जल्दी से फटाफट, क्या हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये कितनी आ गई वैल्यू 46.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये ई मिल गया। अब ई हमें मिल गया है और क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 मोल ऑफ फोटॉन्स के लिए हमें एनर्जी यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो 2 मोल के लिए आपको पता है जस्ट क्या करो, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इनटू ये जो वैल्यू मिली है यहाँ पुट कर दो और आप कैलकुलेट करोगे तो एट द एंड जो आपको वैल्यू मिलेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो वो जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 558 समथिंग। ठीक है, राउंड ऑफ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, 3rd ऑप्शन विल बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लियर है। 66 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। 66 नंबर का क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, पढ़ो क्या कह रहा है 66 नंबर का क्वेश्चन।
ये बोल रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पर आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है। कॉलम 1 में वैल्यू ऑफ एल है और कॉलम 2 में सबशेल नोटेशंस है, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू ऑफ एल होगी वो सबशेल नोटेशन में कौन सी किसके लिए होती है। तो यहाँ पर आप सबने पढ़ रखा है एल बराबर, ठीक, 0 1 2 3, ये होता है एस, ये होता है पी, ये होता है डी और ये होता है एफ। 4 पे चले जाओगे तो जी एच ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर 0 के लिए क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ए का सेकंड कहाँ पर है, देखो ए का सेकंड फर्स्ट में है और फोर्थ में है, बाकी के ऑप्शन काट दो, कंपटीशन कम हो जाएगा। फिर उसके बाद बी 1 किसके लिए होता है, पी के लिए होता है, तो बी का फोर्थ कहाँ पर है, देखो बी का फोर्थ हमारा फर्स्ट और फोर्थ में अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला यहाँ से चला गया, फोर्थ वन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको मैच करना है तो सी का फर्स्ट हो गया और डी का थर्ड हो गया, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 67 नंबर का क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है। ये कह रहा है द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल इज 1, ठीक है। स्फेरिकल नोड के जो नंबर होते हैं 3p ऑर्बिटल में 1 होते हैं, क्योंकि p के लिए l बराबर क्या होता है, 1 होता है, अभी अभी आपने पढ़ा। अब ये कह रहा है रीजन इसका दे रहा है, क्या रीजन क्या है कि नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स बराबर l फॉर ऑर्बिटल l बराबर 1। नहीं, ये गलत है, तो यानी कि a तो सही है, b गलत है, यानी कि रीजन जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, a इज ट्रू बट r इज फॉल्स। ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन कह रहा है, ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 68, ये क्वेश्चन कह रहा है असर्शन और रीजन का है, सेम यही। अब देखो असर्शन कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन metal when either blue or violet light strikes the metal surface. However, only violet light cause electron ejection from a second metal. इसका रीजन कह रहा है the electrons in the first metal require less energy for ejection, यानी कि जो फर्स्ट वाली मेटल है जिस पर इजेक्शन हो रहा है वो लेस एनर्जी को रिक्वायर्ड करती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारा आर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे, समझ में आया। तो 68 का 1 विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन कह रहा है मैच द क्वांटम नंबर विद इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम। यहाँ पर क्वांटम नंबर्स के नाम दे रखे हैं और जो इंफॉर्मेशन वो देते हैं, जो क्वांटम नंबर हमें बताते हैं इंफॉर्मेशन, वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो आपको मैच करना है। क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, सभी को पता है। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल, तीसरा होता है मैग्नेटिक और चौथा होता है स्पिन, ठीक। अब हर क्वांटम नंबर हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ऑर्बिट्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो वही आपको यहाँ पर मैच करना है। तो सबसे पहले कह रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, जल्दी से बताओ क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमें एनर्जी और साइज बताता है, साइज एंड एनर्जी के बारे में बताता है, ठीक। तो साइज एंड एनर्जी कहाँ पर है, यानी कि ए का सेकंड। अब ए का सेकंड आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। इट मींस फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक। अच्छा, अगर एजीमुथल की बात करो तो एजीमुथल आपको क्या बताता है, एजीमुथल शेप बताता है। तो शेप कहाँ पर है, फोर्थ पर, ये भी, ठीक। तो बी का फोर्थ ये भी मैच हो गया, इसका मतलब डेफिनेटली यही ऑप्शन हमारा राइट होने वाला है। तो 69 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बहुत छोटा लिखा हुआ है तो आप शायद देख सको, मैं पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है मैच द फॉलोइंग, ठीक। सेम मैचिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ रूल्स दे रखे हैं, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में रूल पढ़े हैं ना, हुन्स रूल, पाउलीज रूल और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, साथ ही साथ अफबाउ रूल भी दे रखा है,
ठीक, फर्स्ट वन विल होन्स रूल, अफबाउ, देन पाउली एक्सक्लूजन एंड डी इज हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक, यहाँ पर उनके स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उन्होंने जो जो स्टेटमेंट्स दिए थे वो दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट किसका है, किन्होंने सही स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट जिन्होंने दिया था एक्चुअल में वो इनमें से कौन सा है। तो हाइजेनबर्ग से अगर शुरुआत कर लेते हैं तो आप देख लो हाइजेनबर्ग्स के लिए क्या हो जाएगा, पढ़ो। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन atom can have the same set of 4 quantum number। सेकेंड वन कह रहा है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। ठीक, थर्ड कह रहा है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल does not take place until each orbital is singly occupied। थर्ड कह रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली। तो जो हाइजेनबर्ग है डी का फोर्थ, तो डी का फोर्थ देखो सब में दे रहा है, यानी कि यहाँ पर आंसर पता करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको अगर रूल्स याद नहीं है तो डी का फोर्थ हो गया। अच्छा, अब आपको सबसे अच्छा रूल और कौन सा याद है, और कौन सा रूल है, होन्ड-अफबाउ प्रिंसिपल या पाउली में, किसका याद है। देखो होन्स ने क्या बताया था, होन्स ने बताया था कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होती है जब तक सारे ऑर्बिटल्स भर ना जाएं, है ना, सारे ऑर्बिटल्स क्या हो, भर ना जाएं। तो यहाँ पर हमें जो बता रहा है वो थर्ड बता रहा है, तो ए का थर्ड कहाँ पर है। अब देखो ए के थर्ड में भी हम फंस गए, क्या हुआ, 2 हैं। ठीक, तो ए का थर्ड यानी कि ये और ये तो ऑप्शन डेफिनेटली गलत है, थर्ड और फोर्थ हमारा सही होगा। अब पाउली देख लो या अफबाउ देख लो, पाउली या अफबाउ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यहाँ पर अफबाउ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर अफबाउ बोलते हैं कि ग्राउंड स्टेट में जो भी ऑर्बिटल होते हैं, एटम्स होते हैं, वो हमेशा इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में भरे जाते हैं। अफबाउ ने यही तो प्रिंसिपल दिया था, तभी तो हम 1s 2s 3s इस तरह से भरते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अफबाउ के लिए सेकंड हो गया, तो बी का सेकंड कहाँ पर है, थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट हो गया, बाकी के ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर है वो सेम होने चाहिए इन स्पीसीज में। तो एक एक को काउंट करोगे तो यहाँ पर कितने, 10 है, यहाँ पर कितने हो गए, 18 हो गए, गलत हो गया। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कितने हैं, कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 10 है लेकिन यहाँ पर 9 है। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 9 हो जाएंगे, ये भी गलत हो गया। ठीक, थर्ड वन में अगर काउंट करो, फोर्थ वन में देखो, अच्छा फोर्थ वन में काउंट करते हैं, इसका कितना होता है, 20 होता है, 2 निकल गए, 18, ऑर्गन का भी 18 होता है, पोटेशियम का 19 है, एक निकल गया 18, क्लोरीन का 17 होता है, एक आ गया 18, इट मीन्स ऑप्शन 4 विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन 4 ही यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, बाकी के ऑप्शन गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा था IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119 इज 119 पढ़ रखा है आपने, 1 इज अन, सेकेंड वन इज अन, और ठीक लास्ट में आप क्या ऐड कर देते हो, ईएम। ठीक, ईएम ऐड कर देते हो। ठीक है, ईएम, तो यहां पर बना लो अन अन ईएम, अन अन ईएम कहां पर है, सेकेंड ऑप्शन, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अन अन इन ईएम। ठीक है, डन। तो सेकेंड ऑप्शन इसके लिए हमारा सही आंसर हो गया। ये आप पढ़ चुके हो ना, ये सारे रूल 9 तक के लिए क्या करना होता है, 10 पे क्या करना होता है, सबके नाम वहां पर दे रखे हैं, एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट 73 नंबर का क्वेश्चन, 72 का नोट डाउन कर लिया, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट होगा। ठीक है, 73 ये कह रहा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में एटॉमिक रेडियाई दे रखी है इन पिकोमीटर्स। अब देखो यहाँ पर जो लिस्ट में एलिमेंट दे रखे हैं वो हमारे सेम जो हमारा पीरियड होता है उसके दे रखे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिथियम वाला पीरियड की बात करें, लिथियम, फिर होता है बेरिलियम, बोरॉन, फिर होता है कार्बन, फिर कौन होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक, इस तरह से होता है, फिर 10 नियॉन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो ये इस तरह से बढ़ती है। ठीक, इस तरह से बढ़ती है, इधर से। ठीक, तो सीधे सीधे अब आप बता दो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, ये एनसीईआरटी में इसका ग्राफ भी दे रखा है एटॉमिक रेडियाई के रिस्पेक्ट में, तो आप वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो।
लेकिन अगर आपको देखना है तो सबसे कम होगी फ्लोरीन, ठीक, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, ठीक। इनमें क्या होता है, एक्सेप्शन हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन की हो जाएगी 66, ठीक है, यानी कि डी की हो जाएगी थर्ड। डी का थर्ड देखो कहाँ पर है, डी का थर्ड एक में ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, अच्छा इसकी होती है 88, क्या होती है 88, क्लियर। देखो नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, सबसे कम किसकी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की होनी चाहिए, सबसे कम किसकी है, देखो यहाँ पर ए का थर्ड किस में है, फोर्थ में है, ठीक, 66। बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो यहीं से आप मैच कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी आप मैच कर सकते हो, ठीक। फ्लोरीन दिया नहीं है, स्टार्टिंग होगी ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन में देख लो सबसे कम किसकी है, 66 हो जाएगी, ठीक। समझ में आया यहाँ तक? तो फोर्थ आंसर विल बी राइट ऑप्शन फॉर 73 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट 74, ये कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द गिवन 4 एलिमेंट इज। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं और आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन 4 एलिमेंट्स के लिए। तो सेम उसी पीरियड के हैं जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो हमारा सीक्वेंस होगा वो सबसे ज़्यादा होगी फ्लोरीन की, छोटा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, छोटा है तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर फ्लोरीन देखो 2 में ही ज़्यादा है, बाकी इनको तो हटा दो। फिर बचा क्या, फिर नाइट्रोजन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका कार्बन। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, ये सीक्वेंस यहाँ पर बन जाएगा, ठीक। क्लियर है, इतना सभी को समझ में आया? तो थर्ड ऑप्शन इसको पोजेस कर रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट। इसकी ज़्यादा इसलिए होगी, देखो ये क्या होगा, हमने रूल पढ़ रखा है ना, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट करेगा, ठीक। तो यहाँ पर इस वजह से इसकी ज़्यादा हो गई, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट 75 नंबर का क्वेश्चन, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, इसका आंसर नोट डाउन कर लिया है? हाँ, 74 का थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 75 असर्शन और रीजन दे रखा है। असर्शन बोल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन इन द ग्रुप। ये कह रहा है जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एंथैल्पी जो होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो लेस नेगेटिव होती है एज वी गो डाउन इनटू द ग्रुप। रीजन दे रहा है इसका क्या, द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन ग्रुप एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब देखो ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं तो एक शेल ऐड होता है, शेल ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो न्यूक्लियस से दूर हो रहा है। ये तो सही है, ये तो सही बोल रहा है, लेकिन अगर हम ए की बात करें तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव हो जाएगी। तो ये भी यहाँ पर सही बोल रहा है। तो 71 का 5 जो आंसर होगा 75 का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है? तो 75 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। डन, 75 क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 76 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग आर। अब आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा होगा। 76 का करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, पढ़ो भाई। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है हीलियम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सही बोल रहा है। अब क्यों होगा हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि देखो सब स्टेबल है, यानी कि सारे जो हमारे ऑर्बिटल होंगे वो फिल्ड होंगे, है ना। तो फिल्ड होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, टफेस्ट होगा, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए बोल रहा है द हीलियम हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक, अब नेक्स्ट बोल रहा है क्लोरीन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। गलत है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। थर्ड कह रहा है मरकरी एंड द ब्रोमीन आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। ये भी सही है। ठीक, मरकरी और जो ब्रोमीन होते हैं वो लिक्विड है एट अ रूम टेम्परेचर। और ये एक्सेप्शन भी है, ये मेटल, ये देखो ये मेटल होकर भी मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, ध्यान रखना,
क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मरकरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट फोर्थ कह रहा है इन एनी पीरियड द एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्कली मेटल इज द हाईएस्ट, दिस वन इज ऑल्सो राइट। ठीक, तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना था तो ए सी एंड डी इज द फर्स्ट ऑप्शन, यही राइट है, बाकी के ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 77 असर्शन और रीजन का है। असर्शन बोल रहा है द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजिंग एज वी गो डाउन इनटू द ग्रुप, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट कह रहा है इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या बताया है, देखो रीजन बताया है मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पेंटेलमेट सेल एंड द मोर इज शील्डिंग इफेक्ट। ठीक, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि दोनों चीजें ही सही है, दोनों ही चीजें क्या है, सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ए एंड आर आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज Na+, Mg2+, फ्लोरीन माइनस एंड द O2 माइनस, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ देयर रेडियाई। अब देखो यहाँ पर रेडियाई आपको यहाँ पर इंक्रीजिंग लेंथ में बताना है, तो इंक्रीजिंग लेंथ में अगर आप बताओगे तो आपको पता है जो हमारे एटम होते हैं उनके जो कैटाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्मॉलर इन द साइज होते हैं, और जो हमारे एनायन होते हैं वो लार्जर इन द साइज होते हैं देयर पेरेंट एटम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सीक्वेंस होगा सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो सबसे छोटा तो मैग्नीशियम 2+ होगा। ठीक है, मैग्नीशियम +2 सबसे छोटा होगा। फिर उसके बाद जितने भी आपको कैटायन दिख रहे हैं उनको पकड़ लो, वो छोटे होंगे Na+। ठीक, फिर उसके बाद आ जाएगा फ्लोरीन माइनस और O2 माइनस। ठीक, ये हो जाएगा आपका सीक्वेंस। ये सीक्वेंस जो फॉलो कर रहा है वही आपका राइट आंसर, इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। तो 78 का सेकेंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइडेंटिफाई दैट वन ऑफ दैट नॉट एन एक्टिनोइड, इनमें से कौन है जो एक्टिनोइड नहीं है। तो एक्टिनोइड यहाँ पर अगर हम बात करें क्यूरियम है, कैलिफोर्नियम भी है और यूरेनियम भी होता है, बट टर्बियम इज नॉट अ एक्टिनोइड। ठीक, तो यहाँ पर फोर्थ वन विल बी राइट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन टर्बियम इज नॉट एन एक्टिनोइड। ठीक है, नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ sp_d_f ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन शेल ऑफ एन एटम एंड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल। तो कह रहा है किसमें जो होगा वो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, आपको यहाँ पर बताना है। बताओ जल्दी से, शील्डिंग इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा, फटाफट बताओ शील्डिंग इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा। देखो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो अब आप ये बताओ, जैसे कि आप घर से दूर रह रहे हो तो घर वालों को नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो, है ना, तो वहां पर शील्डिंग इफेक्ट यानी कि वहां पर घर वाले नहीं जान रहे हैं आप क्या कर रहे हो, तो वहां पर दूर है, आप दूर हो, डिस्टेंस बढ़ गई, तो वहां पर आपको यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन आप घर में रह रहे हो तो घर वालों को पता है कि आप किस टाइम पर खा रहे हो, किस टाइम पर आप बाहर घूम रहे हो या किस टाइम पर पढ़ रहे हो। तो जब जितना नजदीक हो गए न्यूक्लियस हमारे पेरेंट्स हो गए, न्यूक्लियस के जितना नजदीक रहोगे उतना ही शील्डिंग इफेक्ट होगा, न्यूक्लियस से जितना दूर रहोगे शील्डिंग इफेक्ट उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा होगा। तो सबसे ज्यादा S का होगा क्योंकि S न्यूक्लियस के पास होगा, फिर होगा P का, फिर होगा D का, फिर होगा F का। समझ आया, क्लियर है इतना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा S, P, D देन F। ठीक है, फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट सीक्वेंस फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, समझ आया सभी को, इतना क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब हमारे 20 क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट इन्हें भी देख लेते हैं भाई। 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द करेक्ट लुईस सिंबल फॉर द एटम कार्बन अमंग द फॉलोइंग। ठीक, लुईस सिंबल बहुत आसान है, पहला ही आप ये पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग में, पहला ही टॉपिक है। लुईस सिंबल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो कार्बन के पास 4 ही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर देखा जाए तो 4 के लिए जो सिंबल होगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, इसका लुईस सिंबल हो गया। क्या हो गया, लुईस सिंबल हो गया।
तो 4 देखो कहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, गलत। वैलेंस सेल की बात होती है ना, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2 है, सिर्फ यहाँ पर 4 है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वन इज राइट ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बेसिक सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन इसको फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना है कि आसान सा है तो कौन पढ़ता है। पढ़ना सब कुछ है, चाहे वो आसान हो या टफ हो, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हो तो कभी कभी आसान चीज़ें भी धोखा दे देती है ना। कभी कभी आसान चीज़ें भी हमें याद नहीं आती, क्यों? क्योंकि हमने तो उसे आसान समझकर छोड़ दिया था कि इसको कौन पूछता है ना। तो हमें पढ़ना सब कुछ है, एक एक चीज़ पढ़नी है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 82 नंबर का क्वेश्चन। 82 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट इन्वॉल्व कोवेलेंट बॉन्ड? कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड नहीं प्रेजेंट करता है? तो अगर आप देखोगे H2O कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, CCl4 करता है, O2 भी करता है। एक्चुअल में कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? क्या समझते आए हो आप लोग कोवेलेंट बॉन्ड को? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ना कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। दोनों ही चीजें अलग अलग है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास मान लो नोट्स नहीं है या बुक नहीं है, ठीक, तो आपने अपने फ्रेंड से मांग ली कि ठीक है मुझे दे दो एक दिन के लिए, मैं पढ़कर तुम्हें लौटा दूंगा। तो जब जरूरत हुई वहां पर क्या हुआ, शेयर हो गया। लेकिन ट्रांसफर कर देना कि ठीक है मेरी बुक तुम ले ही लो, तो वहां पर वो ट्रांसफर ऑफ बुक हो गया, या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, वो अलग चीज हो गई। लेकिन शेयरिंग का मतलब क्या है कि चलो ठीक है आज तुम पढ़ लो, कल मैं इस बुक को ले लूंगा, ठीक, या कल मैं इस बुक से पढ़ लूंगी, ठीक है, तो वो शेयरिंग हो गई। तो वहां पर क्या बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। जहां पर ट्रांसफर हो रहा है वहां पर आयनिक होगा, आयंस बन रहे हैं ना। तो यहां पर NaCl क्या हो गया, NaCl इज नॉट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक, इज नॉट कंटेन या डज नॉट इन्वॉल्व कोवेलेंट बॉन्ड। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ द मिडल एटम इन द ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल का यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है, मिडल एटम की बात करी गई यानी कि इसकी बात करी गई है, इस पर फॉर्मल चार्ज आपको बताना है। फॉर्मल चार्ज एक तरह की हाइपोथेसिस है, ठीक है, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर से हम शेप नहीं बता पा रहे थे, तो आगे ये थ्योरी आई, ठीक। तो वहां पर इस हाइपोथेसिस से हमें बताना है कि मिडिल एटम जो है ओजोन का यानी कि ये वाला, इस पर कितना फॉर्मल चार्ज होगा। तो फॉर्मल चार्ज के लिए फॉर्मूला पढ़ते हो, सीधे सीधे अप्लाई कर दो, 6 होगा माइनस, ठीक, माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक, माइनस का 2 -1/2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 6। तो फाइंड आउट कर लो जल्दी से कितना हो जाएगा, 6 - 2, ठीक है, ये हो जाएगा 6 - 2, और ये कितना हो गया -3 यानी कि 3 और ये 5, तो यहाँ पर आ गया 1, तो 1 विल बी द राइट ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन गलत है, ठीक है, बाकी के ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लेटिस एनर्जी ऑफ NaCl। अब देखो बहुत से लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने लगेंगे, लेकिन डिट्टो सेम यही लाइन आपको NCERT में दे रखी है, NaCl की लेटिस एनर्जी। जहां पर आप टॉपिक पढ़ोगे ना लेटिस एनर्जी केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, जो हेडिंग दे रखी है और उसके अंदर जो थ्योरी लिखी हुई है, वहीं पर NaCl की लेटिस एनर्जी दे रखी है। पता है कितनी, 788 किलो जूल पर मोल। तो जो डायरेक्टली NCERT पढ़ रहे होंगे उनको पता हो जाएगा कि ये पक्का NCERT से ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट विल बी राइट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक। डायरेक्ट कर दिया इस क्वेश्चन को क्योंकि हमने NCERT पढ़ रखी थी। नेक्स्ट चलो 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन टिक कर लो, ठीक है, ऑप्शन। आप देखो 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO। बॉन्ड ऑर्डर CO का बताना है। इट कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड, जिसकी वजह से इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, फर्स्ट, ठीक, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है, डन, समझ में आ गया। 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच स्पीसीज लैक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहाँ पर इन सब की ज्योमेट्री आपको पता है, तो इनमें से कौन है जिसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो लैक कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी NCERT में दे रखा है। नेक्स्ट
87 नंबर का क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है। ये बोल रहा है Zn सेकेंड सॉल्ट आर डायमैग्नेटिक। ठीक, रीजन कह रहा है Zn+2 आयन हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नहीं, Zn+2 की अगर हम बात करें, Zn+2 की, ये क्या होता है, D10 और S2 बना रहा होता है ना लास्ट में। ठीक, तो ये देखो सब कुछ पेयर्ड है, 2 निकल गया तब भी तो ये पेयर्ड है, तो यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट मीन्स क्या है, ये रीजन गलत है। रीजन क्या कर रहा है, ये गलत है। लेकिन अगर हम फर्स्ट की बात करें, Zn2+ सॉल्ट्स आर डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये क्या हो गए, डायमैग्नेटिक हो गए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, A is true but R is false। ठीक है, A is true पर R is false। ठीक है, समझ आया। 87 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 88 कह रहा है मॉलिक्यूल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मॉलिक्यूल कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंपल सी चीज़ है, हीलियम-2+ नहीं करेगा, हीलियम-2 नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये फिल्ड है, स्टेबल है, इसे कोई भी बॉन्ड बनाने की या फिर कोई मॉलिक्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं, बाकी सारे आप देख भी सकते हो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 89 नंबर का क्वेश्चन, मैच द लिस्ट विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। इन सबके जो शेप है, ज्योमेट्री है, वो सब आपको एनसीईआरटी में चार्ट में दे रखी है। ठीक है, रट डालो एकदम जो ज्योमेट्री है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हर बार कुछ ना कुछ पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। तो PCl5 की बताओ क्या हो जाएगी यहाँ पर, अगर हम PCl5 की बात करेंगे यहाँ पर, तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल होती है। कैसी होती है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, याद रख लो। ठीक है, PCl5 की ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल कहाँ है, देखो फोर्थ, ए का फोर्थ, सिर्फ आपको थर्ड ऑप्शन ही दे रहा है, बाकी के ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएंगे। अच्छा, सेकंड भी दे रहा है ए का फोर्थ। चलो नेक्स्ट वाला मैच कर लेते हैं। SF6 की 3 तरह की होती है, जो शेप ज्योमेट्री होता है वो 3 तरह की दे रखी है एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको लग रहा है वो होगी, तो वो होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, डिसऑर्डेड। तो बी का थर्ड, ए का क्या हो गया फोर्थ, बी का थर्ड, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, इसमें है, ये भी मैच कर रहा है। चलो अच्छा नेक्स्ट आगे मैच करते हैं। BRF5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट या सेकंड में कोई होना चाहिए, तो यहाँ पर फर्स्ट होगा। ये कैसी होती है, स्क्वायर बाय पिरामिडल होती है। कैसी होती है, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल होती है। ठीक है, तो BRF5 स्क्वायर पिरामिडल होती है। तो हम सी का फर्स्ट के साथ जाएंगे, सी का फर्स्ट यहाँ पर ही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमने 89, एक क्वेश्चन और बचा है, यानी कि 90 तक के कर लिए, फिर 10 क्वेश्चन और बचे रह जाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग आर। तो इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। पढ़ो एक एक स्टेटमेंट क्या कह रहा है। NaCl बीइंग एन आयनिक कंपाउंड, NaCl आयनिक कंपाउंड है, अभी अभी आपने पढ़ा जब बॉन्ड की बात हो रही थी ना, तो अभी आपने जाना है कि NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड ये कह रहा है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन कब, इन अ सॉलिड स्टेट और अ लिक्विड स्टेट, इन अ लिक्विड स्टेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो इन्होंने स्टेटमेंट बदल दिया, क्या बोला कि इन अ सॉलिड स्टेट, तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत लग गया, फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर है। ठीक, पहला आंसर मिल गया, तो जहां पर ए होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि बी और सी काट दो, सी और डी काट दो, और बी एंड डी काट दो, ए बचा। फर्स्ट ऑप्शन ही है जो हमें ए के साथ ले जा रहा है। लेकिन चलो हम लोग सेकेंड ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेकेंड वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर देयर इज अ डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम। नहीं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट में ये डिफर करता है, तो यहाँ पर बी भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। तो यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट कौन कौन है, ए एंड बी। तो ए एंड बी फर्स्ट ऑप्शन, ऑलरेडी हमें पहले भी मिल रहा था, अब हम ज़्यादा श्योर हो गए हैं इस ऑप्शन के लिए। ठीक है, समझ आया। यानी कि अब 10 क्वेश्चंस और बचे हैं, इन 10 क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। चलो भाई जल्दी जल्दी। नेक्स्ट
91 ये कह रहा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज, क्या होती है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज 0, ठीक है, याद रखना क्या होती है 0 होती है। देन समझ में आया, चलो 91 क्लियर है। 92 क्या कह रहा है, द इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमंग द फॉलोइंग इज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी, वॉल्यूम है, मोलर हीट कैपेसिटी है, इंथैल्पी है या इंटरनल एनर्जी है, बताओ। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आप सबने पढ़ रखी है ना, तो इंथैल्पी होगी जो यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट 93 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इन अ रिएक्शन द चेंज इन एंट्रोपी इज गिवन इज 2.4 कैलोरी, और यहाँ पर एंड द चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी इज गिवन एज 3.4 किलो कैलोरी, कैलकुलेट द चेंज इन अ हीट एट द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा एक आपका आंसर, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो काम करेगा, ठीक। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, गिब्स एनर्जी आपको दे रखी है, टेम्परेचर आपको दे रखा है, केल्विन में चेंज करना है, इंथैल्पी आपको यहाँ पर जो हमारी है वो आपको दे रखी है, इंथैल्पी भी आपको काउंट क्या करना है एंट्रोपी, ठीक है, क्या निकालना है आपको, एंट्रोपी भी दे रखी है, अच्छा एंट्रोपी दे रखी है, इंथैल्पी आपको निकालनी है, एंट्रोपी भी दे रखी है, तो वैल्यू पुट करोगे तो आपको यहाँ पर 3.4 मिलेगा। अब 3.4 सब है, अब देखो यहाँ पर यूनिट्स का खेल है, यूनिट को कन्वर्ट करना है, जैसे जैसे आप यहाँ वैल्यू रखोगे उनकी यूनिट में ज़रूर उन्हें कन्वर्ट करना, क्योंकि सेम वैल्यू सब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिट चेंज हो रही है, तो जो यूनिट मिलेगी वो 3 किलो कैलोरी मिलेगी, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 94 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है Q इज इक्वल्स टू -W इज नॉट ट्रू फॉर, किसके लिए Q बराबर -W ट्रू नहीं होता है, तो अगर हम यहाँ बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये ट्रू नहीं होता है, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। 95 में कह रहा है रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इफ गिव्स फ्री एनर्जी इज, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब गिव्स एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल टू 0 होगी, या लेस देन 0 होगी, या फिर इन्फिनिटी होगी, बताओ। गिव्स फ्री एनर्जी का लास्ट में जो एनसीईआरटी में एक चार्ट दे रखा है ना क्रीम कलर का, उसमें ये पूरा चार्ट दे रखा है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से इसका आंसर। जब 0 से लेस होती है, लेस देन 0 होती है, तब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है, तब रिएक्शन क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है गिब्स फ्री एनर्जी के लिए। डन, चलो 96 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, इथेन की बात हो रही है C2H6, ठीक, इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको दे रखा है, ध्यान से देख लो रिएक्शन, आप कह रहे हैं वेयर द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन गैस CO2 गैस एंड वाटर लिक्विड आर फॉर्म्ड, अब जहां पर उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी है रेस्पेक्टिवली -84.7 किलो जूल मोल इनवर्स, इसकी है -393.5 किलो जूल मोल इनवर्स, और लास्ट वन की है 285.8 किलो जूल मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। तो आपने यहाँ पर ये पढ़ रखा है ना, हीट ऑफ कंबशन ऑफ एथेन के लिए कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ। यहाँ पर फॉर्मूला रिएक्शन देखो, आपने यहाँ पढ़ रखा है डेल्टा HF फॉर रिएक्टेंट्स, यहाँ पर प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, फिर माइनस रिएक्टेंट्स, ठीक, ठीक है, क्लियर। अब दोनों की वैल्यू रख दो फटाफट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर C2H6 के लिए आपको निकालना है डेल्टा H, C2H6 के लिए आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ठीक। तो HF प्रोडक्ट देख लो क्या क्या बने हैं, सबकी यहाँ पर दे रखी है, कितनी हो गई यहाँ पर रिएक्शन देखो, प्रोडक्ट में सबसे पहले लिखना है तो 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू कितनी दे रखी है 293, इस वाले के लिए क्या दे रखी है, नेक्स्ट लिखो यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 393 -393.5, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट 2 है ना, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस लगाओ, ठीक है, +3
और क्या आ जाएगी 3 के बाद, क्या वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, माइनस का 285.8, ठीक, माइनस 285.8 दे रखी है, ठीक। उसके बाद माइनस आ जाएगा, फिर रिएक्टेंट की बताओ क्या हो जाएगी, माइनस आ गया, रिएक्टेंट की हो जाएगी माइनस का 84.7, है ना, माइनस का 84 पॉइंट क्या दे रखा है 7, ठीक, क्लियर, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई। इनटू कितना हो जाएगा 2 × 0, तो ये तो 0 ऑलरेडी हो गया, ठीक, क्लियर है। तो अब इसे सॉल्व करो फटाफट। जब आप इसे सॉल्व करोगे यहाँ पर कैसे, पहले सबसे पहले तो बताओ ये जो सीक्वेंस है ये सही है, 2 × 3 पॉइंट माइनस का 393.5 ये हो गया, फिर प्लस लगा दिया आपने 3 × यहाँ पर कितना हो गया 285 है, ये 285.5 यही तो दे रखा है ना, 285.5 दे रखा है, इनटू फिर माइनस है, ठीक है, माइनस फिर 84.7 प्लस फिर यहाँ पर 2 × ठीक है, क्लियर। चलो अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, जल्दी से काउंट करो और बताओ, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, जो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का 19.7, ठीक, देख लो 59.7 ये पॉइंट है, ठीक, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नोट डाउन कर लो जल्दी से इसे, फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा किलो जूल पर मोल, ठीक, यही आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 क्वेश्चन कह रहा है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैन आइदर बी पॉजिटिव और आइदर बी नेगेटिव, ठीक है, क्या हो जाती है, जो हमारे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो फर्स्ट वन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। 98 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बॉम्ब कैलोरीमीटर इज इन नेचर, जो बॉम्ब कैलोरीमीटर आप पढ़ रहे हो ना चैप्टर में, वो किस नेचर का होता है, वो आइसोकोरिक नेचर का होता है, ठीक है, आइसोकोरिक नेचर, यानी कि हमारा जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पर आंसर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो आइसोकोरिक इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 99, ठीक है, पढ़ो। 99 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन द एडियाबैटिक प्रोसेस, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होगी। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, तो हीट कैपेसिटी क्या हो गई, 0 हो गई फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो 99 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का क्वेश्चन, बोल रहा है व्हेन 1 kg ऑफ वाटर एट 373 केल्विन इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक। तो यहाँ पर लेटेंट हीट के लिए अगर आप बात करोगे तो जो वाटर की होती है वो 2260 होती है, ठीक, ये गिवन होता है 2260 होती है, लेकिन अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 1 kg की बात हो रही है और लेटेंट हीट होती है 2260, ठीक। तो यहाँ पर Q कितना आ गया 2260 किलो जूल, यही आपका आंसर हो गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया, बाकी के ऑप्शन गलत हो गए। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, 100 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। समझ में आया सभी को, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट है, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है पेपर नंबर 7 टेस्ट नंबर 7 जिसका नाम है सेमी मेजर टेस्ट वो कंप्लीट होता है। आई होप ऐसे ही आप आगे के टेस्ट की भी प्रिपरेशन करेंगे और जो थोड़ी बहुत माइनर सी मिस्टेक्स रह जाती हैं वो आप ऐसे ही अपनी डेवलप करेंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में, पेपर डिस्कशन करने में। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।